हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रोजगार और बेरोजगारी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे टॉपिक्स जिनकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी भाई कहीं ज़्यादा है। इससे प्रीवियस में आपको जो है लास्ट 5 चैप्टर के जो है ऑलरेडी मैं आपको जो है सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी में पीडीएफ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी की सारी चीज़ें वीडियो पीडीएफ सब कुछ जो है चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, अगर आपके पास ये पीडीएफ्स जो है नहीं है, तो मेरे भाई आप जो है जाके उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं। और मेरे से ये सारी की सारी पीडीएफ आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दुग्गल_रिटर्न_ कि सर आप जो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज करा रहे हैं, उसकी पीडीएफ जो है हमको सेंड कर दीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं, देखिए ये जो चैप्टर जो है ना ये जो है ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर आपको जो है मेरे भाई कुछ भी ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पढ़नी है, छोटी-छोटी टर्म्स हैं जो आपको समझनी है, ठीक है? छोटी-छोटी टर्म्स हैं, छोटी-छोटी टर्म्सों के मीनिंग है जो आपको समझने हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा कोई स्कोरिंग ये जो आपका जो है चैप्टर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है जी? तो वन बाय वन आपको एक-एक चीज़ ध्यान से समझ सुननी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरोजगार श्रमिक जो है कौन होता है। तो कहता है स्वरोजगार श्रमिक वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी आजीविका स्वयं कमाते हैं और किसी अन्य नियोक्ता के अधीन कार्य नहीं करते। सिंपल सी बात है, जो अपना खुद का मालिक है, जो दूसरों के लिए कार्य नहीं करता है, वो जो है स्वरोजगार श्रमिक कहलाते हैं। वे अपने स्वयं के व्यवसाय, दुकानें, कृषि या अन्य पेशों में जो है कार्यरत होते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान जो अपनी ज़मीन पे खेती करता है या एक दुकानदार जो अपनी दुकान चलाता है, वो जो है भाई एक स्वरोजगार श्रमिक जो है कहलाएगा, क्योंकि वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर में जो है काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सभी बंदे जो किसी दूसरे के अंडर में जो है काम नहीं करते हैं, उसको जो है स्वरोजगार श्रमिक के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है? अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप के वर्कर्स के रिगार्डिंग। अब आते हैं नियोजित श्रमिक। नियोजित श्रमिक कौन होते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी या संगठन के लिए कार्य करते हैं और बदले में उन्हें वेतन या मज़दूरी प्राप्त होती है, और ये 2 तरीके के जो है होते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं, इस पे एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है? पहले होते हैं अनियमित। अनियमित ऐसे होते हैं जिनकी नौकरियां अस्थायी होती है और इन्हें दैनिक या अल्पकालिक आधार पे काम पे रखा जाता है, जैसे कि निर्माण स्थलों पर मजदूर, दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, डेली काम करो, डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो अपना, वो वाले जो टाइप के बंदे होते हैं, उसको अनियमित वर्कर जो है कहते हैं। फिर एक होते हैं नियमित, वह श्रमिक जिन्हें स्थायी नौकरियां मिलती हैं और वो एक निश्चित अवधि तक उसी नियोक्ता के साथ काम करते हैं। इन्हें वेतन, अन्य भत्ते और सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, फैक्ट्रियों में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्थायी मजदूर जो है वो नियमित वर्कर का जो है मेरे भाई उदाहरण होता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको टाइप ऑफ वर्कर्स, कितने तरीके के वर्कर्स होते हैं, सबसे पहले तो आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? पहले आपको बताया मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा मैंने आपको बताया हायर्ड। हायर्ड जो है मेरे भाई वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है? कैज़ुअल वर्कर कौन होते हैं और रेगुलर वर्कर जो है वो कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन कई बारी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, असर्शन रीज़न में ये आ जाता है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से जो है करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अब आती है कुछ इस चैप्टर की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो आपको समझनी हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहली है लेबर सप्लाई, इसको ज़रा थोड़ा अटेंटिव होकर ज़रा सुनेंगे, इसमें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? यहाँ पे पहले पूछ रहा है लेबर सप्लाई जो है क्या होती है? कहता है श्रम की पूर्ति कह लीजिए, श्रम की आपूर्ति कह लीजिए, एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है उस कुल जनसंख्या से है जो किसी विशेष समय पे कार्य करने के लिए उपलब्ध होती है। इसमें वह सभी लोग शामिल होते हैं जो पहले से कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं। मतलब कि
वो सारे के सारे बंदे वो सारे के सारे बंदे जो काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक भी हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है? लेकिन वो काम करना चाहते हैं, अगर मिल गया तो कर लेंगे, ठीक है? जो काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो वो सारे के सारे बंदे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे बंदे जो हैं लेबर सप्लाई कहलाते हैं, ठीक है? जो एक विशेष समय पे काम करने के लिए उपलब्ध होती है जनसंख्या, उसको जो है हम मेरे भाई लेबर सप्लाई के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स के अंदर उन उन सभी लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी देश में आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात वह या तो कार्यरत है या कार्य की तलाश कर रहे हैं। इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए, कहता है कहता है लेबर फोर्स इज इक्वल टू एम्प्लॉयड पॉपुलेशन प्लस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, ठीक है? लेकिन कार्य करने के इच्छुक जो है वो आपके होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको जो है एक चीज जो है यहाँ पे आपको और ध्यान रखनी है। देखिए, अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, तीनों का आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। कहता है श्रम शक्ति के अंदर जो है ना कौन लोग शामिल नहीं होते, कार्य करने के जो सक्षम नहीं होते। जो कौन कौन सक्षम नहीं होते? बच्चे, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, ये इनको जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता। और वो जो व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक नहीं है, जो काम करना ही नहीं चाहते, जैसे गले घरेलू महिलाएं, छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे लोग जो काम करना ही नहीं चाहते, जो नौकरी की तलाश करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? इसके ऊपर जो है मेरे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बारी आता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाएँगे, ठीक है? अब आते हैं वर्कफ़ोर्स कार्यबल। कार्यबल में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो वास्तव में काम कर रहे हैं, ठीक है? जो काम करने के इच्छुक हैं, इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है? जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। मतलब कि लेबर फ़ोर्स में लेबर फ़ोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों हैं, लेकिन वर्क फ़ोर्स में केवल एम्प्लॉयड वाले हैं, अनएम्प्लॉयड वाले नहीं हैं। तो बड़ा कौन होगा? सिंपल सी बात है, बड़ा जो है वो लेबर फ़ोर्स होती है। लेबर फ़ोर्स जो है वो ग्रेटर दैन होती है वर्क फ़ोर्स से, ठीक है? ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगर इन दोनों में हम मुख्य अंतर की बात करें तो अंतर मैंने आपको बता ही दिया। लेबर फ़ोर्स में जो कार्य करने के इच्छुक हैं, ठीक है? इसमें कहता है लेबर फ़ोर्स में वो लोग भी आते हैं जो कार्य करने के इच्छुक है लेकिन बेरोज़गार है, उन्हें काम नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं आते, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ़ वही लोग आते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है? जो बेरोज़गार है, जो काम की तलाश कर रहे हैं, इसमें उसको शामिल नहीं किया जाता। तो लेबर फ़ोर्स जो है वो ग्रेटर दैन होती है वर्क फ़ोर्स से। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आते हैं इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, हज़ार बारी जो है इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है श्रम भागीदारी दर, ठीक है? लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या होता है? श्रम भागीदार दर से तात्पर्य उस प्रतिशत से है जो कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का हिस्सा है। इसे इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100, ठीक है? ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए, कहता है यदि किसी देश में जो कुल जनसंख्या है, ठीक है? किसी देश में अगर कुल जनसंख्या 100 करोड़ है और 50 करोड़ लोग श्रम शक्ति में शामिल हैं, तो भाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा 50 अपॉन में 100 इंटू में 100। तो इससे 100 से 100 कट गया, तो 50% जो है मेरी श्रम भागीदारी दर जो है ये आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ इन चारों में अंतर के रिगार्डिंग, तो इसमें अंतर जो है मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक-एक चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? अगर हम इसमें अंतर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, कहता है लेबर सप्लाई, वह लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं, जो उपलब्ध हैं, ये जो कार्य की तलाश कर रहे हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं और कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का प्रतिशत कितना है, ये तो इनकी डेफिनिशन है, ठीक है? निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें, ठीक है? निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो वही चीज़ें सारी बार-बार लिखी हुई है कि इसमें रोज़गार और बेरोज़गार दोनों आते हैं। इसमें सिर्फ़ रोज़गार वाले आते हैं जो श्रम शक्ति जनसंख्या का कितना परसेंट श्रम शक्ति अवेलेबल है, उसको कहते हैं। और एक पर्टिकुलर समय में कितने लोग काम करने के लिए रेडी हैं, उसको जो है
लेबर सप्लाई के नाम से हम जानते हैं। तो इस पे डिफरेंस जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है मेरे भाई बहुत बारी आता है, ठीक है? तो आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएँगे, अच्छे से इसको जो है समझेंगे, ठीक है जी? इसके अलावा आप जो है एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ के ऊपर भी आजकल एग्ज़ाम में जो है बहुत बारी जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई जॉबलेस ग्रोथ जो है वो आपकी क्या होती है, ठीक है? तो जॉबलेस ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि बेरोज़गार की वृद्धि का बेरोज़गार वृद्धि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बेरोज़गार वृद्धि, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कि बेरोज़गार वृद्धि का अर्थ है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था तो तेज़ी से बढ़ रही होती है, मतलब जीडीपी में तो वृद्धि हो रही होती है, लेकिन रोज़गार के अवसर में उस अनुपात में वृद्धि जो है, वो नहीं हो रही होती। यानी उत्पादन और आय तो बढ़ रही होती है, लेकिन नई नौकरियाँ नहीं बन रही होती हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम जो है क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। आप ये कह सकते हो शॉर्ट में कि जीडीपी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। देखिए, जीडीपी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो होता है जीडीपी बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है? 2 तरीके की, एक होता है टेक्नोलॉजी से बढ़ा दो, एक होता है नौकरियाँ, एक होता है नौकरियाँ बढ़ाकर प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा दीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी बढ़ाकर बढ़ाओगे, तो लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेगी लेकिन जीडीपी बढ़ेगी। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अगर आप नौकरियाँ बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाओगे, इसको कहते हैं जॉब विद ग्रोथ, ठीक है? अरे सिंपल सी बात है, जॉबलेस का मतलब क्या होता है? जॉबलेस का मतलब क्या है? नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन ग्रोथ हो रही है। सिंपल 2 ही वर्ड से तो मिलकर बना है भाई, जॉबलेस और ग्रोथ। नौकरियाँ नहीं है, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होता है जब आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ अपनी जीडीपी को बढ़ाते हो, ठीक है? सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ यहाँ पे आपको जो है और आपको समझ लेनी है अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप मेरे ख़्याल से अगर आप ऊपर अगर कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है? चलो ये मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। आप आ जाइए जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 7% है, लेकिन नए नौकरियों की बढ़ने की जो दर है वो 2% है। तो जीडीपी बढ़ रही है 7% से, जीडीपी बढ़ रही है 7% से, नौकरियाँ बढ़ रही है 2% से। तो भाई ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम जो है जॉबलेस ग्रोथ के नाम से जो है जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके क्या रीज़न है कि भई ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है जब देश मशीनी और तकनीकों को जो है बड़ा उपयोग समझता है। संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की माँग में जब कमी आ जाती है और संगठित क्षेत्र क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है? और जब लेबर इंटेंसिव की बजाय कैपिटल इंटेंसिव तकनीकी को अपनाया जाता है, तो एक देश में जो है ऐसा देखने के लिए हमको जो है मिलता है, ठीक है? ये हो गया आपका मेरे भाई, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये सारे एक-एक जो टर्मिनोलॉजी है इसमें बस आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है, ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर है नहीं, ठीक है? अगला टर्म आता है आपका, अब 2 वर्ड आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? पहला वर्ड है आपका कैजुअलाइज़ेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स श्रमिकों का असमीकरण, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि कैजुअलाइज़ेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स जो है, ये क्या होता है? तो कहता है कि संगठित और स्थायी नौकरियों की जगह जब संगठित और स्थायी नौकरियों की जगह अस्थायी और अनुबंध पर आधारित नौकरियों की संख्या जब बढ़ने लगती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर, तो इसको जो है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है कहते हैं। मतलब फिक्स नौकरियां और संगठित नौकरियां जब कम होती हैं और ये वाली नौकरियां जब बढ़ती हैं, तो इसको जो है मेरे भाई कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। ये भी आगे आएगा, ठीक है? संगठित असंगठित अभी आगे आएगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए, ठीक है? उस चीज़ को जो है हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? इसकी इसकी विशेषताएँ क्या है इस कैजुअलाइज़ेशन की? श्रमिकों को नियमित नौकरियाँ और सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं मिलते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। वेतन भी अस्थायी हो जाता है और नई अन्य सुविधाएँ पेंशन, पीएफ वगैरह ये भी नहीं मिलता है। मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों में वृद्धि होती है। इसको ये कह सकते हैं ये असंगठित क्षेत्र है, ठीक है? तो आप हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में ये कह सकते हो, जब संगठित क्षेत्रों में कमी और असंगठित क्षेत्रों में नौकरियों में वृद्धि होती है, तो ऐसी उसको जो है सिचुएशन को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के नाम से जो है हम मेरे भाई जानते हैं, ठीक है? जैसे कि किसी फैक्ट्री में उदाहरण देखिए, किसी फैक्ट्री में स्थायी मजदूरों की जगह ठेके पर रखे गए अस्थायी मजदूरों की संख्या बढ़ना कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है कहलाएगा, ठीक है? जैसे मान लो एक फैक्ट्री में पहले जो है फिक्स लेबर थी, ठीक है? मंथली उनको सैलरी वगैरह मिलती थी, लेकिन अब उन सबको हटाकर ऐसी लेबर को हायर कर लिया हमने जिनको हमें डेली बेसिस पे पैसे देना है, अपना काम करो और जाओ, ठीक है? और अगले दिन हम दोबारा से फिर दूसरा देखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम जो है क्या बोलेंगे? कैजुअलाइज़ेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा जो वर्ड होता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स। अब ये क्या होता है? इन दोनों में एग्ज़ाम में डिफ़रेंस आता है तो इसको अच्छे से जो है करके जाइएगा, ठीक है? जब अर्थव्यवस्था में औपचारिक नौकरियों की तुलना में अनौपचारिक नौकरियों की संख्या जो है बढ़ती है, तो इसको जो है इन्फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स जो है कहते हैं, ठीक है? जैसे कि औपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं? वह नौकरियां जो सरकार द्वारा पंजीकृत होती हैं और श्रमिकों को सभी कानूनी लाभ मिलते हैं, ठीक है? उसको जो है हम औपचारिक कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर। और वह सभी नौकरियां जो अनरजिस्टर्ड होती हैं और उनको किसी भी तरीके की कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है, उसको जो है मेरे भाई अनौपचारिक क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। तो जब यहाँ पे यहाँ पे जब कम होती है और यहाँ पे जब ज़्यादा होती हैं, तो इसको जो है इन्फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ वर्कफ़ोर्स के नाम से जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव हो जाता है, श्रमिकों का शोषण होता है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। ठीक है? जैसे निजी कंपनियों में ठेके पे रखे गए कर्मचारी, घरों में काम करने वाले नौकर वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं 2 तरीके के और वर्कर्स होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल वर्कर, एक होते हैं इनफॉर्मल वर्कर। तो सिंपल सी बात है, वो वर्कर जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, जो संगठित क्षेत्रों में काम कर रहा है, सरकार द्वारा निर्धारित सभी तरीके के लाभ उसको प्राप्त होते हैं, उसको फॉर्मल वर्कर कहते हैं। लाभ कौन-कौन से? पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी वगैरह ये सब। नौकरी स्थायी होती है, सभी कानूनों का वो पालन करता है। तो एक ऐसा वर्कर जो संगठित क्षेत्रों में, औपचारिक क्षेत्रों में काम करता है, उसको फॉर्मल वर्कर कहते हैं। जैसे कि सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, एमएनसी में काम करने वाले सभी कर्मचारी इसके अंदर आते हैं। और वो सभी वर्कर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिलता है, वो मेरे भाई इनफॉर्मल वर्कर जो है कहलाते हैं। जैसे कि कृषि श्रमिक, रेहड़ी पट्टी पे काम करने वाले वेंडर्स, ठीक है, मजदूर हो गए निर्माण कार्य में, और घरेलू नौकर जो हैं वो इन सब कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर मैं इन सब में डिफरेंस की बात करूँ, एक अगर मैं संक्षेप में एक डिफरेंस की बात करूँ, तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? आर्थिक विकास होने के बाद भी रोजगार ना बढ़ना। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का क्या मतलब हो गया? अस्थायी नौकरियों की संख्या बढ़ना, ठीक है? इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? अनौपचारिक नौकरियों की संख्या बढ़ना और संगठित क्षेत्र का सिकुड़ना, ठीक है? ये मैंने एक शॉर्ट में आपके लिए ब्रीफ वो दे दिया। फॉर्मल वर्कर कौन? जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल वर्कर कौन? जो असंगठित क्षेत्रों के अंदर जो है काम कर रहे हैं। फॉर्मल को सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, इनफॉर्मल को किसी भी तरीके का सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो है नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर जो है मेरे भाई, इस टाइम जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, ये समस्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अधिकतर लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों का शोषण हो रहा है और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ रहा है। ठीक है जी? तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको जो अभी हमने सारी की सारी
टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई है, जो आपने समझी है, पहले तो यही जो है मेरे भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे भाई ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है, ये तो आप ना भी पढ़ोगे तो भी आप बना के जो है इसको लिख के आ जाओगे, या आप 6th क्लास से छोटी क्लासों से पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है? और ये बहुत आसान टॉपिक है। बेरोज़गार कौन है? सिंपल सा कोई कोई बताने की चीज़ है बेरोज़गार कौन है? तो भाई बेरोज़गार वो व्यक्ति होता है जो कार्य करने के इच्छुक होता है, कार्य करने की क्षमता रखता है लेकिन उसे उपयुक्त रोज़गार नहीं मिलता, उसको जो है बेरोज़गार कहते हैं। भारत में बेरोज़गार को मापने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती है, जैसे कि करंट डेली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और प्राथमिकता स्थिति ये छोड़िए। वो बंदा जो काम करने के लिए तैयार है, काम करने के इच्छुक है, काम करने के लिए क्षमता रखता है, सब कुछ है, एलिजिबल है, जो बेरोज़गारी की सिर्फ़ 2 ही क्राइटेरिया है, ठीक है? काम करने के इच्छुक होना चाहिए, काम करने की क्षमता रखना चाहिए। अगर कोई भी बंदा इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो मेरे भाई बेरोज़गार की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कई तरीके के बेरोज़गारी के प्रकार हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं ग्रामीण की बात करूँ, तो पहला होता है मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है? ये बहुत बारी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है? जब कुछ समय के लिए काम करते हैं, कुछ समय के लिए बेरोज़गार रहते हैं, तो उसको मौसमी कहते हैं। सर्दियों में काम मिल गया, गर्मियों में नहीं मिल रहा, गर्मियों में काम मिल गया, सर्दियों में नहीं मिल रहा, तो वो मौसमी काम होता है, ठीक है? जैसे कृषि जो एक मौसमी व्यवसाय है, ठीक है? क्योंकि फसल जो है वो मौसम के अनुसार काम करती है, कुछ फसलें सर्दी में होती हैं, कुछ फसलें गर्मी में। फिर होता है एक अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी, मतलब जब अधिक लोग काम में लगे होते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता जो है शून्य के बराबर होती है। ये दोनों भाई बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसको छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं, ठीक है? इसको कई सारे नाम हैं इसके हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखिएगा। जैसे कि एक खेत में ज़रूरत है 4 लोगों की, लेकिन काम कर रहे हैं 6 लोग। अगर मैं 2 लोगों को हटा भी दूँ, तो उससे काम पे किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट जो है, वो नहीं पड़ने वाला है। तो ये 2 बंदे बेफ़ालतू में लगे हुए हैं, उत्पादन में कोई भी इनका योगदान नहीं है। ऐसे सभी बंदे अप्रत्यक्ष बेरोज़गारी की कैटेगरी के अंदर जो है आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शहरों में कौन-कौन सी देखने के लिए मिलती है। शहरों की अगर हम बात करें तो मेरे भाई इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जब लोग उद्योग में काम पाने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलती इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। शिक्षित बेरोज़गारी देखने के लिए मिलती है। जब शिक्षित युवा योग्य होने के बावजूद भी उन्हें जो है रोज़गार नहीं मिल पाता। सब कुछ है, काम करने के इच्छुक है, पढ़ा-लिखा है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। तकनीकी बेरोज़गारी, जब मशीन और तकनीकों के कारण नौकरियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है? जैसे जब कंप्यूटर आया, ठीक है? तो लोग बेरोज़गार हो गए थे। टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे अपडेट होती है, एआई आ गया अब आज के टाइम पे, ठीक है? तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहेगी, बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी, ठीक है? और एक होता है स्वैच्छिक बेरोज़गारी, मतलब जब व्यक्ति काम करने के सक्षम तो होता है, लेकिन उसे अपनी इच्छा से काम नहीं, वो करना ही नहीं चाहता। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से बेरोज़गार है, उसको करना ही नहीं है। ठीक है? तो वो तो कैटेगरी में फ़ॉल ही नहीं कर रहा है। तो भाई काम करने के इच्छुक होना चाहिए और काम करने के योग्य होना चाहिए, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो बेरोज़गार की कैटेगरी में आता है। रीज़न क्या है इसके? तो भाई ये इतना हलवा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको पढ़ाने की, ये और इतना आसान क्वेश्चन है, 6th क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हो। क्यों बढ़ रही है बेरोज़गारी? अबे भाई जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जिस तरीके से देश में ये कह सकते हो कुछ नहीं बढ़ रहा, उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। ना जीडीपी बढ़ रही, ना नौकरियाँ बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रहा, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है ना, बेरोज़गारी का सबसे बड़ा, सबसे मेन रीज़न जो है वो जनसंख्या की वृद्धि दर है। लोग कृषि पर निर्भर हैं, उद्योगों की धीमी गति है, शिक्षा प्रणाली के अंदर दोष हैं भाई, जिस तरीके की एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। गरीबों के पास संसाधनों की कमी है, तकनीकी विकास नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की भागीदारी में जो है अब पहले की तुलना में अब ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से अब जो है कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले इतनी फीमेल्स काम नहीं करती थी, तो मेल्स के लिए वो अपॉर्च्युनिटी रहती थी। लेकिन अब भाई फीमेल के लिए जो है ये कह सकते हो एक पोर्शन सेव हो गया, हाँ भाई इतनी फीमेल्स होनी ही चाहिए। अब हर जगह
फीमेल्स भी आ रही है तो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कई सारे रीज़न है इसके, कई सारे जिसकी वजह से भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अब बढ़ रही है तो इसका समाधान क्या करें? अरे सिंपल सी बात है भाई, जो ऊपर दिक्कतें हैं उन्हीं को तो सॉल्व करूँगा ना मैं। जनसंख्या पे कंट्रोल करूँ, कृषि के अलावा कुछ नए रोज़गार के अवसर देखूँ, नए नौकरियाँ निकालूँ, उद्योगों में वृद्धि करूँ, शिक्षा प्रणाली को सुधारूँ और गरीबों के पास संसाधन उपलब्ध कराऊँ, तकनीकी विकास करूँ। ये यही सब तो इसको ही तो सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, और क्या करना पड़ेगा? तो जो रीज़न है उन्हीं को तो सही करूँगा, कृषि का विकास करूँ, उद्योगों को बढ़ाऊँ और भाई नए रोज़गारों की तलाश करूँ, अपने खुद के काम के स्वरोज़गार को जो है प्रोत्साहन दूँ, अपना खुद का काम दो, एजुकेशन में दोष था अगर तो मेरे भाई उसको जो है ठीक करो, लोगों को जो जिस एजुकेशन की ज़रूरत है टेक्निकल, वोकेशनल उस तरीके की एजुकेशन दी जाए। डिग्री कैसे मिलती है सिर्फ़ उस तरीके से ना पढ़ाया जाए, काम कैसे मिलेगा वो एजुकेशन लोगों को देनी चाहिए। जनसंख्या पे कंट्रोल हमको करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम बेरोज़गारी की समस्या का समाधान जो है मेरे भाई कर पाएँगे। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं जब हम जो है एक बेरोज़गारी का एक अलग से देश बनने वाले हैं। सरकार जी क्या कर रही है भाई इसके लिए? सरकार क्या कर रही है इसके लिए? क्या योजनाएँ बना रही है सरकार? तो कई सारी योजनाएँ होती हैं जो सरकार चलाती है वो इसको दूर करने के लिए। अगर हम ग्रामीण में बात करें तो कुछ फ़ेमस फ़ेमस वो हैं जैसे कि मनरेगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कब आई थी आपको ध्यान रखना है, ये ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का गारंटी रोज़गार देता है। ग्राम सड़क योजना गाँव को शहरों से जोड़कर रोज़गार के अवसर बढ़ाती है, ठीक है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार दिलाती है। तो ये 3-4 फेमस है ग्रामीण में। शहरों के अंदर कौन-कौन सी है? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास। ये 3 जो हैं ये सबके ये ध्यान रखने हैं मेरे भाई, ये सन याद रखने हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? स्टार्टअप नए उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। मेक इन इंडिया औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है और प्रधानमंत्री कौशल विकास युवाओं को तकनीकी और वोकेशनल स्टडी प्रदान करके रोजगार योग्य बनाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सरकार कर रही है और सरकार जो है स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ और कौन-कौन सी योजनाएँ लेके आ रही है सरकार? मुद्रा योजना, नए व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है, ताकि लोग अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकें। ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण गरीबों को रोजगार में सहायता प्रदान करती है, ठीक है? तो ये कई सारी योजनाएँ हैं, जो सरकार चलाती है बेरोजगारी को कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपसे इसमें पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है? क्वेश्चन में कहता है कि हमारा जो कार्यबल है, कार्यबल को क्या था अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, उसको जो है कार्यबल कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारा अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों है? तो क्यों है उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला तो हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है? भारत की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि पर आधारित है। अब भी भारत का लगभग 40 टू 50% आबादी कृषि से ही जुड़ी हुई है। उद्योग और सेवाओं की तुलना में कृषि में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। औद्योगिकरण जो है वो सीमित है, इतना नहीं है जिसकी वजह से लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हुए हैं, सेकेंडरी सर्विस सेक्टर जो है इतना ग्रोथ नहीं कर पाया जिसकी वजह से रूरल एरिया में अभी भी हमारा पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। लोगों के पास अभी भी जो है शहरी क्षेत्रों की तुलनाओं में रोजगार की चुनौती अभी कम है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में और पारंपरिक रोजगार के अवसर है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि कार्य में लगे हुए हैं नए लोग खेती पशुपालन मत्स्य पालन और छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों में संलग्न रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अन्य संभावनाएं सीमित होने के कारण लोग कृषि में ही लगे रहते हैं उन्हें पता है यहाँ कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं तो जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं उसी में ही लगे रहिए शहरी क्षेत्रों में रोजगार की कमियां हैं, ठीक है? इसके अलावा गाँव में शिक्षा और कौशल की कमी है, ठीक है? जिसकी वजह से वो सेकेंडरी सर्विस सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल पाती। शहरी क्षेत्रों में ये सब जब मिल जाती है, तो माँग ज़्यादा हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शहरों में काम नहीं मिल पाता है। और भी कई सारी सरकार की योजनाएँ हैं, सरकार की गारंटीज़ हैं, जो कि रूरल के अंदर ज़्यादा चलती है, शहरों में कम चलती है।
ये 6 रीज़न है जिसकी वजह से ये 6 रीज़न हैं जिसकी वजह से 6-7 हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्यबल है उसका ज़्यादा पोर्शन जो है, उसका ज़्यादा पोर्शन जो है गाँव से आता है, शहरों से जो है कम आता है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो कम क्यों है? गाँव में हम देखते हैं गाँव में प्रतिशत ज़्यादा है, गाँव में फीमेल्स जो हैं, वो ज़्यादा काम करती हैं एज़ कंपैरिज़न टू शहर। तो ऐसा क्यों है? तो कहता है ऐसा जो है इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला है पारिवारिक और सांस्कृतिक बाधाएँ। रूढ़िवादी सोच है लोगों की। कई परिवारों में यह धारणा है कि महिलाओं को जो है घर का कामकाज और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। सुरक्षा चिंताएँ हैं, इसको आप अलग-अलग पॉइंट में भी लिख सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहते हैं, जिससे वो उन्हें काम पे जाने की अनुमति नहीं देते। सामाजिक दबाव, शहरी मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों में यह मान्यता है कि अगर परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, तो महिलाओं को काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट तो यही बन गए, अदरवाइज़ आप इसको इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है? पहला पॉइंट है लोगों की पारिवारिक और सांस्कृतिक बाधाएँ। दूसरा जो है क्वेश्चन क्या है, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कम काम क्यों करती हैं? ठीक है, शिक्षा और कौशल में कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का उच्च स्तर होता है, लेकिन फिर भी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की कमी महिलाओं को औपचारिक क्षेत्रों में नौकरी पाने से रोकती है। कम शिक्षा के कारण महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जहां रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। रोजगार के अवसर में कमी है, एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए गाँव की तुलना, गाँव में तो लोग अपना वही कृषि वगैरह में लग जाते हैं। गृह आधारित उद्योगों का अभाव है, शहरी क्षेत्रों में घरों से काम करने वाले अवसर सीमित होते हैं, गाँव में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कार्यस्थल पे भेदभाव होती है, फीमेल्स को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, कम वेतन दिया जाता है, मेल को ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए लोगों को शहरों में कम फीमेल्स काम करती है, ठीक है। और मैटरनिटी लीव, कई निजी कंपनियों में मैटरनिटी लीव और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। तो भाई जैसे फीमेल्स को जो है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 6-6 महीने की लीव मिलती है, लेकिन कुछ-कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। तो अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो भाई एक टाइम बाद जब फीमेल्स की शादी होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हर कोई सोचता है कि कैसे काम किया जाए। काम में काम और परिवार के बीच संतुलन की समस्या है, वर्क लाइफ बैलेंस इशू है। शहरी जीवन शैली में कार्यस्थल से दूरी, लंबी यात्रा और अधिक घंटे बिताने की ज़रूरत होती है। फीमेल काम और परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पाती हैं, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर महिलाओं पर ही होती है, जिससे वे कार्य पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। ठीक है, कई सारे रीज़न हैं। औपचारिक और संगठित क्षेत्रों में नौकरियों की कमी है, लिंग भेदभाव होता है, ठीक है? महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की कमी है, कई सारे वित्तीय स्वतंत्रता की कमी है। मतलब यहाँ पे कई मैंने आपके लिए 10 रीज़न लिखे हैं कि आखिर क्यों? बहुत आसान-आसान लिखे हुए हैं। आखिर क्यों फीमेल्स जो हैं, वो शहरों में कम काम जो है, वो कम कर पा रही हैं और गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए गाँव का पोर्शन जो है फीमेल्स का काम करने का, वो ज़्यादा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हज़ार बारी जो है मेरे भाई ये पूछा गया है, ठीक है? तो अगर हम कन्क्लूज़न की बात करते हैं, शहरी क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी कम होने के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एजुकेशनल कई सारे रीज़न हैं। इसको दूर कैसे करें हम? तो भाई महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए, लिंग समानता और मैटरनिटी लीव जैसी सख्त कानून जो है लागू करने चाहिए, महिलाओं उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। इन उपाय से ना केवल महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ेगी, मतलब आर्थिक विकास में भी हमको जो है योगदान देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है मेरे भाई चैप्टर था, रोजगार और बेरोजगारी। आई होप आपको जो है इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या-क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसके जो है बनते हैं, क्या आपको आंसर इसके अंदर लिखने हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे जो है मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दुग्गल_रिटर्न_, ठीक है? मैं आपको जो है ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारा पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल करा दूँगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।